I seriously say to you that business or a job as an engineer is not the thing for me. It is totally foreign to my nature and radically opposed to my temperament and opinions. Physics is my line. I'm burning with a desire to do physics. It is my only ambition. I have no desire to be a successful man or the head of a big firm. There are other intelligent people who like that, and let them do it. I, therefore, earnestly implore you to let me do physics. सोचो, आपको आपके घर में एक दिन एक मैजिकल चूल्हा मिल जाए जिसमें आप एक मुट्ठी आटा डालते हो, रोटी अपने आप बनती है, फिर आप वो रोटी खा लेते हो और खा लेने के बाद आप देखते हैं कि बर्तन में पहले से ज्यादा आटा पड़ा हुआ है। मतलब जितना इस्तेमाल किया उससे भी ज्यादा आटा पैदा हो गया। सपना लगता है ना? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कलपक्कम तमिलनाडु में भारतीय न्यूक्लियर साइंटिस्ट द्वारा एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्रिटिकलिटी अचीव करने की खबर दी, वो कुछ इसी मैजिकल चूल्हे के मिलने जैसे करिश्मे की ही बात कर रहे थे। कलपक्कम में एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जिंदा हुआ है जो बिजली बनाते बनाते अपना खुद का फ्यूल भी पैदा करता है। मतलब जितना फ्यूल जलाता है उससे ज्यादा बनाता है। इसका नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, छोटा करके बोलूं तो PFBR। और देखिए, ये सिर्फ एक साइंटिफिक कामयाबी नहीं है, ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का वो दरवाजा खुलने जैसा है जिसका सपना डॉक्टर होमी भाभा ने आज से 72 साल पहले 1954 में देखा था। दुनिया आज जब रशिया, यूक्रेन, ईरान, इजराइल और फ्यूल क्राइसिस में उलझी हुई है, भारत चुपचाप एनर्जी सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। और इस रिएक्टर के पीछे जो कहानी है वो सिर्फ साइंस की कहानी नहीं है, ये 22 साल की कहानी है जिसमें 3 सरकारें हैं, एक पूरा फॉरेन फंडेड प्रोटेस्ट इकोसिस्टम है और कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट की रहस्यमयी मौतें हैं। चलिए शुरू करते हैं विस्तार से लेकिन आसान भाषा में, तो आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। देखिए, कल से आप सुन रहे होंगे रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव की, लेकिन असली में इसका मतलब क्या है? चलिए आपको मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ। तो आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर को सुपर कंट्रोल्ड आग समझ लो। अंदर छोटी छोटी चीजें यानी एटम्स टूटते हैं, टूटते समय गर्मी निकलती है, गर्मी से पानी उबलता है, भाप बनता है, भाप टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन बिजली बनाती है। मतलब पूरे प्रोसेस में ना कोयला जला, ना धुआं निकला, ना पोल्यूशन हुआ, बिल्कुल साफ बिजली। अब क्रिटिकलिटी का मतलब समझिए। तो जब आप दिया जलाते हो तब पहले बत्ती को आग दिखानी पड़ती है, फिर बत्ती अपने आप जलती रहती है बिना आपकी मदद के। वही चीज यहाँ होती है, यानी रिएक्टर के अंदर एटम्स की चेन रिएक्शन अब अपने आप चल रही है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमी, बिल्कुल परफेक्ट स्पीड, यानी सेल्फ सस्टेनिंग। कलपक्कम में क्या हुआ? 500 मेगावाट का रिएक्टर अब इतनी बिजली पैदा करेगा कि एक पूरा मिड साइज शहर रोशन हो जाए। वो दिया जल गया, अब वो अपने आप चलेगा। और इस दिए का जादू क्या है वो अगले मॉड्यूल में सुनिए। साल 1954, इंडिया को आजाद हुए सिर्फ 7 साल हुए थे। देश गरीब था, अंग्रेज नोच के खा के जा चुके थे, अकाल का खतरा मंडराता रहता था और लोग दाने दाने के जुगाड़ में व्यस्त थे। भारत के पास रेफ्रिजरेटर फैक्ट्रीज तक नहीं थी, लेकिन एक आदमी ने उस वक्त जो सोचा वो आज भी दुनिया के सबसे एडवांस्ड एनर्जी प्लांट्स में से एक है। नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा ने एक बात देखी जो बाकी किसी ने नहीं देखी। भारत के पास यूरेनियम कम है, लेकिन
थोरियम वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के पास है, ऑलमोस्ट 8,46,000 टन। मतलब दुनिया के कुल थोरियम रिजर्व्स का 20 से 25%। केरला के बीचेस की काली रेत में, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में भारत थोरियम के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन समस्या ये थी कि थोरियम डायरेक्टली फ्यूल नहीं है। आप थोरियम को रिएक्टर में डालकर बिजली नहीं बना सकते, पहले उसे यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना होता है, और ये कन्वर्जन करने के लिए आपको प्लूटोनियम चाहिए, और प्लूटोनियम नेचर में मिलता नहीं, उसे बनाना पड़ता है यूरेनियम से। तो भाभा ने एक सीधा साधा प्लान बनाया 3 स्टेजेस में। पहला स्टेज था भारत के पास जो थोड़ा बहुत नेचुरल यूरेनियम है उससे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स में चला करके बिजली बनाओ। साइड में जो वेस्ट निकलेगा उसमें से प्लूटोनियम मिलेगा। स्टेज 2, उस प्लूटोनियम को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का फ्यूल बनाओ और रिएक्टर के चारों तरफ एक थोरियम की चादर लपेटो। रिएक्टर जब चलेगा वो थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करता जाएगा, यानी जितना फ्यूल जला उससे ज्यादा फ्यूल पैदा हुआ। अब स्टेज 3, फिर यूरेनियम 233 और थोरियम मिलके चलने वाले एडवांस्ड रिएक्टर्स बनाओ। सदियों तक बिजली मिलेगी बिना किसी इंपोर्टेड फ्यूल के, बिना किसी विदेशी मुल्क पे निर्भर हुए। ये प्लान भाभा ने 1954 में बनाया था और 72 साल बाद हम ऑफिशियली स्टेज 2 में पहुंच गए हैं। अब समझिए कि स्टेज 1 देखिए कोई नया काम नहीं है, भारत में ये डेकेड से चल रहा है। आज इस वक्त भारत के पास 19 PHWRs यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स ऑपरेशनल हैं। राजस्थान के रावतभट्टा में, गुजरात के काकरापार में, यूपी के नरोरा में, तमिलनाडु के कलपक्कम में, कर्नाटक के कायगा में और 10 और 700 मेगावाट के PHWR सैंक्शन हो चुके हैं और फ्लीट मोड में बन रहे हैं। अब आप सोचेंगे ये रिएक्टर्स क्या करते हैं, तो देखिए ये नेचुरल यूरेनियम को फ्यूल बनाते हैं, बिजली बनाते हैं और साइड प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम 239 बनाते हैं। यही प्लूटोनियम अगले स्टेज का रॉ मटेरियल है। सोच लीजिए जैसे आटा पीस कर रोटी बनाते हैं, उस पीसने के प्रोसेस में जो चोकर यानी आटे का वो थिकर हिस्सा जो अक्सर छलनी में रह जाता है निकलता है, वो चोकर भी किसी और काम आता है। प्लूटोनियम भी वो चोकर है, बेकार नहीं बल्कि अगली कहानी की शुरुआत। दोस्तों स्टेज 1 ने भारत को एक बात सिखाई, हम अपनी टेक्नोलॉजी पे चल सकते हैं। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran zone. मतलब रशिया ने मदद की, कनाडा ने मदद की, अमेरिका ने मदद की, फिर 1974 के पोखरण के बाद सब मदद बंद हो गई। लेकिन भारत ने अपने PHWRs खुद बनाए, खुद चलाए और दुनिया को दिखा दिया कि सैंक्शंस हम पे काम नहीं करते। तो स्टेज 1 का जमीनी काम तो हो ही रहा था, लेकिन असली सपना तो स्टेज 2 था, वो स्टेज जहां भारत फ्यूल खुद बनाने वाला बन जाता है। और स्टेज 2 का रास्ता वो देखिए इजी नहीं था, उसकी कहानी तो सबसे दिलचस्प है, आगे बताती हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। अब ध्यान से सुनिए, ये सबसे बड़ी बात है। एक और एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। सोचिए एक चॉकलेट फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री में 100 किलोग्राम कोकोआ डालते हैं, 100 चॉकलेट्स बनती हैं, आप बेच देते हो, पैसा कमा लेते हो, यही नॉर्मल फैक्ट्री करती है। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री आपको ये कह दे कि हम 100 किलोग्राम कोकोआ लेंगे, 100 चॉकलेट्स बनाएंगे और बर्तन में 110 किलोग्राम कोकोआ वापस छोड़ देंगे, तो आप क्या कहोगे? क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में ये पॉसिबल है और आज भारत के पास वही फैक्ट्री है।
नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये 500 मेगावाट का रिएक्टर है और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसमें इतनी बिजली है कि ये एक पूरा मिड साइज शहर रोशन हो जाए। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ ये नहीं है, इसकी खासियत ये है कि ये पानी से ठंडा नहीं होता, ये लिक्विड सोडियम से ठंडा होता है। आप लोग सोचेंगे हैं सोडियम, वही सोडियम जो नमक में होता है और अब तो आपके टूथपेस्ट में भी है। जी हाँ, वही सोडियम, लेकिन लिक्विड फॉर्म में। 1750 टन का लिक्विड सोडियम रिएक्टर के अंदर पानी से बेहतर काम करता है क्योंकि ये फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो नहीं करता और ये वो फास्ट न्यूट्रॉन्स ही तो हैं जो फ्यूल ब्रीड करते हैं। अब चलिए फ्यूल की बात करते हैं। तो रिएक्टर के सेंटर में एक फ्यूल होता है, प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिक्स्ड ऑक्साइड, जिसे साइंटिस्ट शॉर्ट में MOX बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये प्लूटोनियम कहाँ से आया? याद है पिछले मॉड्यूल में हमने कहा था कि स्टेज 1 के PHWR साइड प्रोडक्ट में प्लूटोनियम बनाते हैं। वही प्लूटोनियम आज इस रिएक्टर में जल रहा है। और अब असली कमाल देखिए, रिएक्टर्स के फ्यूल कोर के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है, यूरेनियम 238 की चादर। रिएक्टर जब चलेगा न्यूट्रॉन्स उस ब्लैंकेट की तरफ भागेंगे। यूरेनियम 238 उस न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्लूटोनियम 239 में। जो प्लूटोनियम रिएक्टर में जला उससे ज्यादा प्लूटोनियम रिएक्टर ने पैदा कर दिया। और ये ब्लैंकेट देखिए कोई मेटाफर नहीं है, ये रिएक्टर के अंदर बिल्कुल रियल है। चलिए मैं आपको जरा नंबर्स दिखाती हूं ताकि समझ आए कि ये रिएक्टर अंदर से कैसे दिखता है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर इस इमेज को, ये PFBR के कोर का एक्चुअल लेआउट है। टोटल 1758 सब असेंबलीज हैं। बीच में लाल रंग का इनर फ्यूल होता है, इसमें 85 सब असेंबलीज हैं। उसके बाद आउटर फ्यूल आता है जिसमें 96 सब असेंबलीज हैं और उसके चारों तरफ वो ग्रीन रिंग जो आप देख रहे हैं वही है ब्लैंकेट। सोचिए 120 सब असेंबली सिर्फ ब्लैंकेट के। और भी आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कंट्रोल रॉड्स हैं, सेफ्टी रॉड्स हैं, स्टील रिफ्लेक्टर हैं, शील्डिंग्स हैं। लेकिन असली खेल उस ग्रीन कलर के मार्ग 120 ब्लैंकेट सब असेंबलीज में है। यही 120 सब असेंबलीज फ्यूल ब्रीड करते हैं। रिएक्टर जब चलता है अंदर के फ्यूल से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ये फास्ट न्यूट्रॉन्स उस ऑरेंज रिंग में जाकर धमकते हैं और जब प्लूटोनियम फिजन होता है तो जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो थोरियम के एटम में घुस जाते हैं। थोरियम 232 उस न्यूट्रॉन्स को पकड़ लेता है, एक छोटी सी डीके प्रोसेस से गुजरता है और बन जाता है यूरेनियम 233। बिल्कुल वही यूरेनियम 233 जो स्टेज 3 का फ्यूल है। सोच के देखिए, आज का रिएक्टर स्टेज 2 की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये रिएक्टर स्टेज 3 का फ्यूल बनाने वाली फैक्ट्री है। यानी आज जो जिंदा हुआ है वो कल की बिजली का बीज भी बो रहा है। एक ही रिएक्टर में, एक ही वक्त में प्रेजेंट की बिजली और फ्यूचर का फ्यूल। बार्क के साइंटिस्ट इस पूरी प्रोसेस को एक फ्रेज में समझाते हैं, वी आर ग्रोइंग फ्यूल। हम फ्यूल उगा रहे हैं, बिल्कुल जैसे किसान फसल में एक बीज बोता है और अगले साल 10 बीज काट के लाता है। भारत इस रिएक्टर में प्लूटोनियम डाल रहा है और इससे ज्यादा प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 निकल रहा है। बर्तन से ज्यादा वही मैजिकल चूल्हा जो मैंने हुक में आपको एग्जाम्पल दिया था, अब वो साइंस में सच हो रहा है। चलपक्का में जो रिएक्टर जिंदा हुआ है वो सिर्फ बिजली नहीं बना रहा, वो स्टेज 3 के लिए फ्यूल भी बना रहा है। प्लूटोनियम से और प्लूटोनियम, थोरियम से यूरेनियम 233। ये रिएक्टर भारत के न्यूक्लियर फ्यूचर का बीज बो रहा है, अपने ही हाथों से, अपनी ही मिट्टी से। और देखिए ये बात समझने वाली है कि दुनिया में सिर्फ रशिया के पास कमर्शियल स्केल पर ये टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल है। रशिया के BN600 और BN800 रिएक्टर्स चाइना भी ट्राई कर रहा है। फ्रांस ने सुपर फिनिक्स बनाया था 1985 में, लेकिन 1998 में बंद कर दिया। जापान ने मोन्जू बनाया था, वो भी बंद हो गया। अमेरिका और जर्मनी ने तो ये प्रोग्राम अबैंडन ही कर दिया। और अब भारत, रशिया के BN सीरीज के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है जिसके पास कमर्शियल स्केल पर ऑपरेशनल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। पूरे का पूरा इंडिजिनस। भवानी ने बनाया, IGCR ने डिजाइन किया, भेल ने इक्विपमेंट दिया, 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज ने काम किया। एक भी पेज विदेशी नहीं है। डिफेंस वाले इसे कावेरी इंजन का मूवमेंट कहते हैं, स्पेस वाले इसे गगनयान का मूवमेंट कहते हैं। और ये दोनों कंपैरिजन देखिए सही भी है, लेकिन एक फर्क है,
कावेरी अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया, गगनयान अभी लॉन्च होना है, पर ये रिएक्टर आज जिंदा हो चुका है। आज इस घड़ी जिस पल आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उस पल ये जिंदा है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि ये रिएक्टर ओवरनाइट नहीं बना। इस रिएक्टर में 22 साल का सफ़र तय है और इस 22 साल की कहानी में 3 सरकारें हैं और एक ऐसा सच है जो आज तक किसी ने ठीक से नहीं बताया। सच बताना भी कौन चाहता है दोस्तों। साल 2003 अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी। उन्होंने पीएफबीआर को ऑफिशियली सैंक्शन किया। भाभा के 1954 के सपने का सबसे बड़ा स्टेज 2 स्टेप। ओरिजिनल बजट था 5,677 करोड़ रुपए। ओरिजिनल डेडलाइन थी सितंबर 2010, यानी 7 साल में रिएक्टर जिंदा हो जाता। 2004 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, लेकिन वाजपेयी सरकार चली गई। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की यूपीए आ गई और तब से डेडलाइन फिसलती गई और फिसलती गई। वैसे आगे की कहानी से पता लग जाएगा कि कैसे जब एक धुरंधर सरकार पावर से जाती है तो होता क्या है, क्योंकि भारत में आने वाली हर सरकार को धुरंधर होना चाहिए, लेकिन हर सरकार न धुरंधर होती है और ना ही धुरंधर बन पाती है। देखा गया है कि एक ही विचारधारा की सरकार धुरंधर बन पाती है क्योंकि वो भारत की हर उपलब्धि को अपना कर्तव्य समझती है और काम भी कर्तव्य समझकर करती है। 2004 के बाद 2010 की डेडलाइन आई और चली गई। 2012 भी आया और चला गया। 2013 भी चला गया, लेकिन रिएक्टर नहीं बना। और फिर 2014 में देश ने भारत की कमान पीएम मोदी को सौंप दी। नतीजा आज 12 साल बाद वो हुआ जो 2010 में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि धुरंधर सरकार पावर में नहीं थी। दोस्तों, साथ ही साथ बजट भी बढ़ता गया। 5,677 करोड़ से बढ़कर 6,840 करोड़ रुपए। यूपीए के पूरे 10 साल में पीएफबीआर एक भी मेजर कमिश्निंग माइलस्टोन पार नहीं कर सका। यासिन मलिक से मिलने के लिए जिन प्राइम मिनिस्टर के पास समय था वो कल्पकम साइट पे नहीं गए, समय ही नहीं निकाल पाए। अब जाते तो इंटरेस्ट डेवलप होता और नहीं गए तो कोई पीएमओ लेवल रिव्यू नहीं हुआ। भारत का सबसे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पॉलिटिकली ऑर्फन बनकर रह गया। और इस देरी के पीछे सिर्फ इंजीनियरिंग चैलेंजेस नहीं थे, कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो आपको न्यूज़ में कभी सुनने को नहीं मिला, और वो अगले मॉड्यूल में। यूपीए 2 के सालों में भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक डिले ही फेस नहीं किया था, एक ऑर्गेनाइज्ड ओपोजिशन इकोसिस्टम भी था जो हर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को रोकने की निरंतर कोशिश कर रहा था। और सरकार उसके सामने लाचार थी या पॉलिटिकल विल ही नहीं थी। और ये कहानी मैं नहीं कह रहा, ये खुद मनमोहन सिंह के शब्द बयान कर देंगे। खुद सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपनी जबान से ये कह रहा है। तारीख फरवरी 2012। मनमोहन सिंह ने अमेरिकन साइंस मैगजीन साइंस को इंटरव्यू दिया। उनका एग्जैक्ट बयान था, द एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम has got into problems because these NGOs, mostly I think based in the United States, don't appreciate the need for our country to increase the energy supply. आगे उन्होंने कहा, there are NGOs often funded from the United States and the Scandinavian countries which are not fully appreciative of the development challenges that our country faces. यानी खुद कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया था कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिकन और यूरोपियन फॉरेन फंडेड एनजीओस का शिकार हो रहा है। ये किसी बीजेपी की नेता का बयान नहीं है, ये किसी आरएसएस प्रचारक का बयान भी नहीं है, ये कांग्रेस पीएम का, एक वर्ल्ड रेनोन्ड इकोनॉमिस्ट का ऑन द रिकॉर्ड बयान है। और बात सिर्फ बयान तक नहीं रही। मार्च 2012 में यूपीए सरकार की खुद की होम मिनिस्ट्री ने 4000 से ज़्यादा फॉरेन फंडेड एनजीओस के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। 4 एनजीओस की एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल हुई। इन 4 में 2 प्रोमिनेंट थे,
टूटिकोरिन डायोसीजन एसोसिएशन और टूटिकोरिन मल्टीपर्पज सोशल सर्विस सोसाइटी, दोनों तमिलनाडु के कैथोलिक चर्च की एंटिटीज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आर्क बिशप ऑफ मद्रास माइलापुर AM चिन्नप्पा ने खुद पब्लिक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, एंड लेट मी कोट, इट इज open secret that the central government is taking these actions against the Diocese of Tuticorin and other Christian NGOs in the wake of the debate and dispute on the Kundankulam nuclear power project। यानी चर्च ने खुद मान लिया ये क्रैकडाउन न्यूक्लियर प्रोटेस्ट की वजह से हो रहा है। फिर 2014 में एक और बात सामने आई। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक लीक्ड रिपोर्ट आई जॉइंट डायरेक्टर S.A. रिजवी के सिग्नेचर के साथ। उस रिपोर्ट में क्लियर लिखा था, कुंडनकुलम के खिलाफ प्रोटेस्ट के नेतृत्व कर रहे थे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी फंडेड एक शख्स SP उदय कुमार। एक जर्मन नेशनल ने उन्हें भारत के सारे न्यूक्लियर प्लांट्स और यूरेनियम माइनिंग लोकेशंस के स्कैंट मैप दिया था। उस मैप में 50 एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स थे और फंडिंग कहां से आ रही थी। IB रिपोर्ट के शब्दों में, अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन यूरोप दैट हैज क्लोज लिंक्स विद फ्रांस, जिसकी कंपनीज उस समय रशिया के साथ भारत के न्यूक्लियर मार्केट में डायरेक्ट कंपटीशन में थी। सोच के देखो, रशिया भारत को रिएक्टर दे रहा था, फ्रांस के EPR रिएक्टर्स रशिया से compete कर रहे थे और फ्रांस लिंक्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के पैसे से रशिया एडेड रिएक्टर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। जो पैटर्न्स दिखते हैं वो दिखते हैं। कुंडनकुलम में 9,000 लोगों पर सेडिशन के केसेस लगे, 50,000 लोगों के खिलाफ FIRs दर्ज हुई और यही इकोसिस्टम, वही NGO नेटवर्क, वही प्रोटेस्ट प्लेबुक कलपक्कम के PFPR के खिलाफ भी एक्टिव था। 2013 में कलपक्कम के एक सिंगल प्रोटेस्ट में 129 लोग जेल भेजे गए। DMK ने PFPR प्रोग्राम का बहिष्कार किया। MDMK के वाइको ने इसे खतरनाक कहा। तमिलनाडु एनवायरमेंटल ग्रुप पुवलागिन नंबार्गल ने पूरे कलपक्कम कॉम्प्लेक्स के खिलाफ अभियान चलाया। आज के तमिलनाडु CM स्टालिन ने मोदी के साथ स्टेज शेयर करने से इनकार किया। लोकल कम्युनिटी की कुछ चिंताएं बिल्कुल जायज थी। फिशिंग लाइवलीहुड्स, फुकुशिमा के बाद की दहशत, ये सब रियल था और इसे मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन उस लेजिटिमेट कंसर्न के ऊपर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉरेन फंडेड लेयर थी और इस लेयर का पर्दा खुद मनमोहन सिंह ने उठाया था। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर खुद कांग्रेस PM को ये सब पता था तो फिर कार्रवाई सिर्फ 4 NGOs तक क्यों सीमित रह गई? प्रोजेक्ट पे पूरा पॉलिटिकल कवर क्यों नहीं दिया गया? PFPR की डेडलाइन हर साल क्यों फिसलती रही? इन सवालों का जवाब UPA के पास नहीं है, राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के पास भी नहीं। लेकिन 22 साल की इस कहानी में एक ऐसा अध्याय है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी टाइम पे नहीं दिखाया। और ये अध्याय सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक डिले का नहीं है, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट के खून से लिखा हुआ अध्याय है। बस 1 मिनट के लिए रुको, क्योंकि मैं आपको जो आंकड़े देने वाली हूं वो किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं आए, किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के यूट्यूब चैनल से नहीं आए। ये 4 अलग अलग जगह से आए हैं। RTI के जवाब से, लोकसभा के रिकॉर्ड से और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डॉक्यूमेंट से। पहला आंकड़ा, संडे गार्जियन अखबार ने 2016 में एक RTI दाखिल की थी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पास। सवाल सीधा था, 1 जनवरी 2008 से 1 अक्टूबर 2016 के बीच कितने डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफिशियल्स अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में मरे, यानी इनके मरने में करीब 9 साल का विंडो। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जवाब आया 70 लोग। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में 38, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट में 15, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में वही फैसिलिटी जिसके डिज़ाइन पे आज का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर खड़ा है, वहाँ 12, जिसमें 4 ऑफिशियल सुसाइड थी और 8 रोड या ट्रेन एक्सीडेंट। बाकी 5 डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के दूसरे सेंटर्स में। यहाँ एक बात दिमाग में रखिए, ये 9 साल का विंडो किस सरकार के पास था? जनवरी 2008 से मई 2014 तक करीब 6 साल 5 महीने UPA 2 का दौर। जी हाँ, वही सरकार जो धुरंधर सरकार नहीं थी,
मई 2014 से अक्टूबर 2016 तक करीब 2 साल 5 महीने मोदी सरकार का पहला दौर। मैच सीधा है, इस पूरे विंडो का 3/4 हिस्सा यानी लगभग 73% यूपीए 2 के कंधे पर था। मैं ये नहीं कह रही कि सारी 70 मौतें यूपीए 2 में हुई, क्योंकि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने वो डेटा ही नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि अगर ये क्लस्टर किसी एक सरकार के दौर में किले की तरह बैठा हुआ है तो वो सरकार यूपीए 2 है। वो सरकार जहां का पीएम लाचारी से भरा बयान देता है और डेडलाइन बार बार आगे बढ़ती रहती है क्योंकि कुछ प्रोग्रेस हुए ही नहीं। दूसरा आंकड़ा, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, दिसंबर 2010 में सीपीआईएम के सांसद पी राजीव ने राज्यसभा में एक सीधा सवाल पूछा। सवाल था, क्या न्यूक्लियर फैसिलिटीज में सुसाइड्स बढ़ रहे हैं? तत्कालीन मिनिस्टर ऑफ स्टेट वी नारायण स्वामी ने जवाब दिया। खुद उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा 2005 से 2010 के बीच सिर्फ 5 साल में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में 29 अननेचुरल डेथ्स हुई और इन 29 में से 22 सुसाइड्स थे। सिर्फ एक केस वर्क रिलेटेड स्ट्रेस का था, बाकी सब पर्सनल और फैमिली रीजंस लिख के बंद कर दिए गए। ये लोकसभा का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये किसी प्रचारक का आंकड़ा नहीं है, ये खुद यूपीए मिनिस्टर का अपना जवाब है। और जो 5 साल का विंडो उन्होंने दिया वो पूरा यूपीए 1 और शुरुआती यूपीए 2 का है। तीसरा आंकड़ा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 1995 से 2014 के बीच 20 साल में डीएई के 2564 एम्प्लॉयज इन सर्विस मर गए। लोकसभा में टेबल्ड एक अलग एनेक्शर के अकॉर्डिंग 1995 से 2015 के बीच 71 ऑफिशियल सुसाइड्स कंफर्म हुई और 2 कंफर्म्ड मर्डर्स, एक 2008 में, एक 2013 में। यानी BARC अकेला ही हर साल करीब 4 साइंटिस्ट की सुसाइड रेट दिखा रहा है। और चौथा आंकड़ा सबसे रोंगटे खड़े करने वाला, आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल शेरावत की 2 सितंबर 2015 की आरटीआई का जवाब। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने खुद लिख के दिया 2009 से 2013 के बीच सिर्फ 4 साल में कम से कम 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिस्टीरियस परिस्थितियों में मरे। इन 11 में से 8 डीएई लैब्स और रिसर्च सेंटर्स के थे, बाकी 3 NPCIL के, और ये 4 साल सारे के सारे यूपीए 2 के दौर में। तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? 4 अलग अलग विंडोज हैं। एक 9 साल का 70 अननेचुरल डेथ्स, एक 5 साल का 29 डेथ्स जिसमें 22 सुसाइड, एक 20 साल का 71 ऑफिशियल सुसाइड्स और 2 कंफर्म्ड मर्डर्स, एक 4 साल का क्लस्टर 11 नेम्ड साइंटिस्ट और इन सारी नंबर्स का एक ही ज्योग्राफिकल सेंटर BARC, IG, CAR, कल्पक्कम, कायगा, वाइजैक की न्यूक्लियर फैसिलिटीज। सारे आंकड़े सरकारी हैं, सारी सोर्सेज वेरीफाइड हैं, सारी सरकारें चाहे यूपीए हो या एनडीए उन्होंने अपने ही नंबर्स मान लिए हैं। लेकिन किसी सरकार ने किसी साल में एक भी कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की, एक भी नहीं। ये रिकॉर्ड है, ये फैक्ट है और इस फैक्ट के सामने हर राजनीतिक व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी का हो एक ही गलती का दोषी है, चुप्पी की गलती। अब इस पूरी चुप्पी के पीछे जो नाम है उन्हें सुनते हैं साल दर साल, क्योंकि हर नाम के पीछे एक परिवार है जिसे आज तक जवाब नहीं मिला। 2009 जब खून बहना शुरू हुआ, अप्रैल 2009 रवि कुमार म्यूले, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के NPCIL एम्प्लॉय, मल्लापुर के कायगा टाउनशिप में एक अपार्टमेंट में लाश मिली। पुलिस ने सुसाइड लिख दिया। पत्नी अश्विनी ने CBI इंक्वायरी मांगी, इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। जून 2009 लोकनाथन महालिंगम, 47 साल के सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, वही कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन, 8 जून को सुबह की सैर पे निकले, ना फोन ले गए थे ना पैसा, कभी नहीं लौटे। 5 दिन की तलाशी के बाद काली नदी में डिकम्पोज्ड लाश मिली। DNA टेस्ट आने से पहले ही क्रिमेट कर दिया गया।
केस सुसाइड में बंद परिवार ने आज तक मानने से इनकार किया है। दिसंबर 2009 उमंग सिंह और पार्थ प्रतिम बाग मुंबई के BARC के 2 यंग रिसर्चर्स रेडिएशन और फोटो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 30 दिसंबर को लैब में एक मिस्टीरियस आग में जिंदा जल गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है उस लैब में कुछ भी फ्लेमेबल मटेरियल नहीं था। फायर इंजन रास्ता भटक गई, 45 मिनट्स लेट पहुंची। आज तक मुंबई के जोगेश्वरी में उमंग के परिवार को और वेस्ट बंगाल के 24 परगनास में पार्थ के परिवार को ये नहीं पता कि उनके बेटों की मौत कैसे हुई। एक साल में 4 मौत, सारी अनएक्सप्लेन्ड या सुसाइड में बंद, सारी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट से। 2010 अंधेरा और गहरा हुआ। फरवरी 2010 महादेवन पद्मनाभन अय्यर 48 साल के BARC मैकेनिकल इंजीनियर रिएक्शन ग्रुप में 23 फरवरी को अपने साउथ मुंबई के घर में मृतक मिले। पड़ोसियों ने बदबू की शिकायत की, तब 2 दिन बाद लाश मिली। पहले हार्ट अटैक लिखा गया, फिर सुसाइड। फिर ग्रांट मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई। सर में ब्लंट फोर्स इंजरी थी, इंटरनल हेमोरेजिंग था, ना फिंगरप्रिंट्स ना क्ल्यू। केस अनएक्सप्लेन्ड में बंद कर दिया गया। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके अलावा BARC ट्रॉम्बे में 2 और C ग्रेड साइंटिस्ट अपने क्वार्टर्स में फांसी पर लटके मिले। एक केस क्रॉनिक इलनेस लिखकर बंद हो गया, दूसरा अंडर इन्वेस्टिगेशन बताकर भुला दिया गया। 2011 एक और नाम, अप्रैल 2011 डॉक्टर उमा राव 63 साल की रिटायर्ड BARC साइंटिस्ट, इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन की फॉर्मर प्रेसिडेंट, अपने गोवंदी घर में जो BARC कैंपस के पास ही था मृतक मिली। पुलिस ने सुसाइड लिखा, क्रॉनिक इलनेस और डिप्रेशन के कारण। सुसाइड नोट भी मिला, लेकिन परिवार और उनके कलीग्स ने कहा कोई सुसाइडल साइन नहीं था। RTI एक्टिविस्ट चेतन कोठारी की बॉम्बे हाईकोर्ट PIL में उमा राव का नाम शामिल है। 2012 कलपक्कम में खून। अप्रैल 2012 मोहम्मद मुस्तफ़ा सिर्फ 24 साल का साइंटिस्ट असिस्टेंट, और कहा कलपक्कम में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में, वही फैसिलिटी जिसके डिजाइन पे आज का PFBR बना है। सिर्फ 2 महीने पहले मुस्तफ़ा परमानेंट एम्प्लॉय कंफर्म हुआ था। 23 अप्रैल को अपने क्वार्टर्स में मृतक मिले। कलाई कटी हुई थी, दरवाजा अंदर से बंद। सुसाइड नोट में लिखा कोई जिम्मेदार नहीं, लेकिन कोई रीजन नहीं दिया गया। कलीग्स ने कहा मेंटली स्टेबल था, कोई वर्क प्रेशर नहीं था। रूममेट ड्यूटी से लौट के आया तब लाश मिली। यही साल रावत भट्टा राजस्थान में एक और C ग्रेड साइंटिस्ट अपने रेजिडेंस में मृतक मिले। मुंबई में एक F ग्रेड साइंटिस्ट अपने घर में मर्डर्ड मिले। स्ट्रेगुलेशन के निशान साफ थे। केस आज तक अनसॉल्व। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में एक D ग्रेड साइंटिस्ट सुसाइड में बंद कर दिया गया। 2013 INS अरिहंत का खून। अक्टूबर 2013 KK जोश और अभी शिवम, दोनों हाई रैंकिंग इंजीनियर्स, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे? भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत, विशाखापट्टनम के पास पेंडुरुथी में, वाइजैक नवल यार्ड के करीब। दोनों की लाशें रेलवे ट्रैक पे मिली, लेकिन ट्रेन ने नहीं मारा था। बॉडी पे कोई विजिबल इंजरी नहीं थी। पुलिस और उनके परिवार दोनों ने कहा पहले कहीं और मारा गया, फिर ट्रैक पे डाला गया ताकि एक्सीडेंट लगे। माधव नालापट के संडे गार्जियन रिपोर्ट के अनुसार दोनों को जहर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे रूटीन एक्सीडेंट कह के डिसमिस कर दिया। सिर्फ लोकल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन दी गई। केस इनकॉन्क्लूसिव में बंद। भारत की सबसे स्ट्रेटेजिक सबमरीन के 2 इंजीनियर्स और कोई इंजरी नहीं, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं, कोई एक्शन नहीं। यही साल कलपक्कम में एक और साइंटिस्ट समुद्र में कूद गया। मुंबई में एक और फांसी पर मिला।
कारवार में एक और काली नदी में, और फिर सन्नाटा। 2014 के बाद ये स्पेसिफिक क्लस्टर रुक गया, लेकिन तब तक 4 साल का खून हो चुका था। संडे गार्जियन की इन्वेस्टिगेशन, एशिया टाइम्स की रिपोर्टिंग्स, इंडिया फैक्ट्स की लिस्ट, कोठारी की आरटीआई, सारी सोर्सेस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एक ही बात बोली, इन डेथ्स में फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, क्लूज नहीं थे, पैटर्न प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी लेवल सिग्नेचर वाला था। वही पैटर्न जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याओं में दिखा था। लेकिन एक फर्क है, ईरान ने हर मौत पे दुनिया को बताया, चिल्ला चिल्ला कर बताया। ईरान ने कहा हमारे साइंटिस्ट मर रहे हैं और हम जानते हैं कौन मार रहा है। यूपीए सरकार के दौर के भारत ने क्या किया? यूपीए सरकार के दौर के भारत चुप रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया चुप रही, यूपीए सरकार ने एक भी कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी नहीं करवाई। मैं ये नहीं कह रही कि किसने मारा, मैं ये नहीं कह रही कि किस सरकार ने मरवाया, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक पैटर्न था, एक नाम की लिस्ट थी और किसी ने जवाब नहीं मांगा। आज जब पीएफबीआर क्रिटिकलिटी अचीव करता है तो ये सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी की जीत नहीं है, ये मोदी जी की पॉलिटिकल विल की भी जीत नहीं है, ये उन वैज्ञानिकों के नामों का कर्ज उतरना भी है। महालिंगम, मुल्ले, सिंह, बाग, अय्यर, राव, मुस्तफा, जोश, शिवम और वो सब जिनके नाम हम आज तक नहीं जानते। तो अगर यूपीए का 10 साल खून, देरी और फॉरेन फंडेड प्रोटेस्ट से भरा था, तो 2014 के बाद क्या बदला? एक बात क्लियर कर देती हूँ, मैं ये क्लेम नहीं कर रही कि मोदी सरकार ने प्रोजेक्ट को बचाया। मैं ये क्लेम नहीं कर रही कि यूपीए ने जानबूझकर रोक रखा था। ये दोनों चीज़ें साबित नहीं हो सकती, लेकिन जो चीज़ें साबित हो सकती हैं वो ये हैं। नंबर 1, 4 मार्च 2024 पहली बार कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कल्पक्कम पहुंचे पीएफबीआर साइट पे। नरेंद्र मोदी हेलमेट पहना, साइंटिस्ट से बात की, भवीनी और भवीनी के लोगों के सामने कोर लोडिंग की शुरुआत की। ध्यान दीजिए, 22 साल में पीएफबीआर ने कभी सिटिंग पीएम का चेहरा नहीं देखा था। वाजपेयी ने सैंक्शंस किए थे लेकिन पावर में नहीं रहे। मनमोहन सिंह अपने पूरे 10 साल में एक बार कल्पक्कम पीएफबीआर साइट पे नहीं गए। मोदी गए और ये सिर्फ फोटो ऑप नहीं था, ये पीएमओ लेवल पॉलिटिकल कवर का सिग्नल था। वही कवर जो प्रोजेक्ट को 14 साल से नहीं मिल रहा था। नंबर 2, जुलाई 2024 एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB ने फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी की परमिशन दी, यानी आप फ्यूल कोर में डाल सकते हैं और लो पावर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर सकते हैं। ये वो रेगुलेटरी क्लियरेंस थी जो बरसों से अटकी हुई थी। ये क्लियरेंस बिना पीएमओ के पूरा बैकिंग के नहीं निकलती। नंबर 3, मोदी सरकार ने 2025 में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अनाउंस की। टारगेट 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर। अभी भारत के पास सिर्फ 8 गीगावाट है, यानी 12 गुना से ज़्यादा बढ़ाना है 22 साल में। इसके लिए 100 नए PHWRs सैंक्शंस किए गए फ्लीट मोड में, ताकि एक साथ कंस्ट्रक्शन हो सके। FBR1 और FBR2 के लिए प्री प्रोजेक्ट अप्रूवल दी गई है, यानी अगले 2 फास्ट ब्रीडर्स भी कल्पक्कम में ही बनेंगे। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री दी गई है। नंबर 4 और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज 2026 में वो रिएक्टर जिंदा हो गया। तो क्या निकलता है इन सब से? वाजपेयी ने सैंक्शन किया, क्रेडिट उनका। यूपीए के 10 साल में देरी हुई, साइंटिस्ट मरे, NGOs का खुलासा खुद मनमोहन सिंह ने किया, फिर भी प्रोजेक्ट 1 इंच नहीं बढ़ा। मोदी के दौर में पीएमओ लेवल सपोर्ट मिला, रेगुलेटरी अप्रूवल्स निकली, कोर लोडिंग हुआ, क्रिटिकलिटी अचीव हुई, क्रेडिट उनका। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, ये रिकॉर्ड की बात है। एक आंकड़े, एक तारीख, एक फोटोग्राफ देखो और खुद फैसला करो। 3 सरकारें, 3 अलग अलग तरीके और एक ही सच।
जो वाजपेयी ने शुरू किया वो यूपीए राज में स्टॉल्ड था और फिर मोदी ने उनको पूरा कर दिखाया। अब समझने वाली बात यह है कि जो हुआ वो एंड नहीं है, ये मिडिल है। असली खेल तो स्टेज 3 में है और स्टेज 3 का एक ही नाम है, थोरियम। याद है पहले मैंने कहा था कि भारत के पास दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम है, 8,46,000 टन। केरला के बीचेस की काली रेत में, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में भारत थोरियम के ऊपर बैठा हुआ है, जैसे कोई इंसान अपने घर के नीचे तेल के कुएं पे बैठा हुआ हो और उसे पता ही ना हो। एक और एग्जाम्पल चलिए मैं आपको देती हूँ। सोच लीजिए, भारत एक भूखा आदमी है जो रेस्टोरेंट में बैठा है। उसके पास पैसा कम है, लेकिन उसके घर में बहुत सारा कच्चा आटा भरा हुआ है। लेकिन एक दिक्कत है, वो आटा खाया नहीं जा सकता। पहले उसे रोटी बनानी पड़ेगी। रोटी बनाने के लिए चूल्हा चाहिए, चूल्हा जलाने के लिए थोड़ा घी चाहिए। घी कहाँ से आएगा? रेस्टोरेंट के खाने से। यानी भारत को पहले थोड़ी बहुत बिजली यूरेनियम से बनानी थी। उस बिजली के प्रोसेस में प्लूटोनियम निकला, प्लूटोनियम से चूल्हा जलेगा और उस चूल्हे पे थोरियम का आटा रोटी बनेगा। स्टेज 1 इक्वल्स टू यूरेनियम से बिजली प्लस प्लूटोनियम बनाई, हो गया। स्टेज 2 इक्वल्स टू प्लूटोनियम से बिजली प्लस थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट, और स्टेज 3 इक्वल्स टू यूरेनियम 233 और थोरियम से डायरेक्टली बिजली, जो कि सदियों तक चलेगी। अब आप सोचेंगे कि स्टेज 3 के रिएक्टर्स कैसे होंगे, तो देखिए 3 ऑप्शंस पे भारत काम कर रहा है। पहला है एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर, जिसको भारत ने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है, इसका पीयर रिव्यू हो रहा है। दूसरा है मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, इसमें फ्यूल खुद लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फ्यूल अपने आप डंप हो जाता है और रिएक्टर बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, इसकी अपनी दिक्कत है, कोरोशन। लिक्विड सॉल्ट रिएक्टर के पार्ट्स को खाता जाता है। तीसरा, एक्सीलरेटर ड्रिवन सब क्रिटिकल सिस्टम, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें एक पार्टिकल एक्सीलरेटर से प्रोटॉन बीम रिएक्टर पे मारा जाता है। ये प्रोटॉन्स स्पेलेशन रिएक्शन से न्यूट्रॉन्स पैदा करते हैं, जो फिर थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी अपनी इन्फेंसी में है, बहुत रिसर्च बाकी है। तो सवाल है कि कब तक हम स्टेज 3 में पहुंचेंगे। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, स्टेज 3 अभी 10 से 15 साल दूर है। क्यों? क्योंकि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो 1985 में जिंदा हुआ था, उसे पीएफबीआर तक पहुंचने में 39 साल लगे। पीएफबीआर खुद बनाने में 22 साल लगे। स्टेज 3 के पहले कमर्शियल रिएक्टर में भी वक्त लगेगा, लेकिन दरवाजा अब खुल चुका है, बीज बो दिए गए हैं। अब पेड़ को उगने का समय दीजिए, और जब पेड़ उगेगा तो भारत के पास कम से कम 250 से 300 साल की बिजली होगी। सिर्फ अपने लिए नहीं, सोच के देखिए, भारत के केरला और तमिलनाडु के बीचेस की काली रेत में जो मोनाजाइट है, उसमें छुपा हुआ थोरियम इतना है कि भारत ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, भारत एनर्जी एक्सपोर्टर बन सकता है। वही भारत जो आज सऊदी अरेबिया से तेल खरीदता है, रशिया से गैस खरीदता है, ऑस्ट्रेलिया से कोल मंगाता है, वो भारत 25 से 30 साल बाद दुनिया को बिजली बेचने वाला देश बन सकता है। देखिए, ये सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, ये एनर्जी पावर है। बिना कोयला इंपोर्ट किए, बिना सऊदी से तेल मांगे, बिना रशिया से गैस खरीदे, अपनी मिट्टी से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी मेहनत से, और सबसे ऊपर अपनी ही मोनाजाइट रेत से। भाभा का 1954 वाला सपना हमने उसका दूसरा स्टेप पूरा कर लिया। तीसरे स्टेप के लिए थोड़ा और सब्र कीजिए। अब 1 मिनट जरा दुनिया पे नजर डालिए। आज इस वक्त अप्रैल 2026 में रशिया और यूक्रेन में 4 साल से युद्ध चल रहा है। लाखों लोग मर चुके हैं। यूरोप के पास गैस नहीं है। ईरान और इजराइल में मिसाइल्स चल रही हैं। पूरे रीजन में टेंशन है और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। अमेरिका अपनी ही पॉलिटिक्स में डूबा हुआ है, ट्रम्प और ट्रेड वॉर्स। पाकिस्तान में आटा नहीं है, बिजली नहीं है, पैसा नहीं है। IMF हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, दिवालिया होने के कगार पर है। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस के बाद लॉकडाउन्स हो रहे हैं। जर्मनी ने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बंद कर दिए और अब पछता रहा है, जबकि फ्रांस ने चालू रखे तो वो बच गया। और
भारत चुपचाप बिना शोर मचाए वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। चंद्रयान मून पे उतरा, आदित्य L1 सन के पास बैठा है, विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में है, INS अरिहंत और अरिघात न्यूक्लियर सबमरीन्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं, PFBR कल्पक्कम में जिंदा हो गया। ये न्यू इंडिया है, जो करता है वो बोलता नहीं है, और जो बोलता है उसे पूरी दुनिया सुनती है। ये दिन उस प्राइम मिनिस्टर और उस सरकार का है जिसने इस प्रोग्राम में एक नई जान भर दी। उन हजारों इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स का है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 22 साल लगा दिए। ये दिन भाविनी के उन वर्कर्स का है जो कल्पक्कम की धूप में हर सुबह उठे। IGCAR के उन डिजाइनर्स का है जिन्होंने कैलकुलेशंस के बाद कैलकुलेशंस किए। BHEL के उन कारीगरों का है जिन्होंने इक्विपमेंट्स बनाए। 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज और MSMEs के उन लोगों का है जिनका नाम कभी कहीं छपेगा ही नहीं, जो सुर्खियों में आएंगे ही नहीं। ये दिन अनिल काकोदकर का है। ये दिन लेट श्री कुमार बनर्जी का है जिन्होंने भाभा के 3 चरणी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में जिंदगी लगा दी। और सबसे ऊपर ये दिन डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का है जिन्होंने 1954 में एक पेपर लिखा था। आज 2026 में 72 साल बाद वही पेपर सच हो रहा है। ये दोनों नामों का भी है जिन्हें हमने 6 मॉड्यूल में याद किया। महालिंगम, मुले, सिंह, बाग, अय्यर, राव, मुस्तफा, जोश, शिवम, और वो सब जिनके नाम आज हम जानते तक नहीं है। उनका कर्ज भी आज मोदी सरकार ने उतारा है। वाजपेयी जी की हुई शुरुआत आज मोदी राज में एक मील का पत्थर बन गई। आगे काफी लंबी यात्रा है, लेकिन एक बात तो तय है, भाभा स्वर्ग में कहीं बैठ के मुस्कुरा तो रहे होंगे। आखिर एक मजबूत पॉलिटिकल विल ने उनके सपने को फलित कर दिया, और इस परिणाम की खुशी आज हम सभी महसूस कर रहे हैं। जय हिंद, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।